नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत शारदा सदन ग्रुप ऑफ एजुकेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। कल हमने जो वीडियो बनाया, अध्ययन करवाया, उसमें हम देख रहे थे वायुमंडल का परिसंचरण और मौसम प्रणालियां। आज हम इसको आगे शुरू करते हैं। कल हमने देख लिया था वायुदाब क्या है, वायुदाब की वजह से क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, पवनें किस तरीके से चलती हैं, पवनों की दिशा को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। आज हम देखते हैं पवनों के प्रकार कि ये जो पवनें होती हैं चलती कैसे हैं, इसका अध्ययन हमने कर लिया। लेकिन ये पवनें होती कितनी हैं, किस किस प्रकार की होती हैं, इसका अध्ययन करें। तो यदि हम पवनों को देखें तो पवनें तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होंगी? तीन प्रकार की होंगी। एक भूमंडलीय पवन, पहली होती है भूमंडलीय पवनें, दूसरी होती है सामयिक पवनें और तीसरी होती है स्थानिक पवनें। तीनों पवनों का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे कि भूमंडलीय पवनें कौन सी होती हैं, सामयिक पवनें कौन सी होती है और स्थानीय पवनें कौन सी होती है, किस प्रकार ये उत्पत्ति होती है इनकी। सबसे पहले हम देखते हैं भूमंडलीय पवनें। पृथ्वी के विस्तृत क्षेत्र पर एक ही दिशा में वर्ष भर चलने वाली पवनों को भूमंडलीय पवनें कहते हैं। देखिए, अपना दिमाग लगाइए। भूगोल एक ऐसा विषय है जिसके शब्दों में ही आपको उसका उत्तर प्राप्त हो जाता है। यही एक विषय है जिसके शब्दों में आपको उसके उत्तर मिल जाएंगे, लेकिन उन शब्दों को जानना होगा हमारे को। नाम है भूमंडलीय पवनें, यानी कि इस भूमंडल के ऊपर ऐसी पवनें जिनका एक निश्चित दिशा हो और पूरे वर्ष वो बहती हो, उनको क्या कहेंगे हम? भूमंडलीय पवनें। भाई, ऐसी पवन जिसका विस्तार क्या हो, विस्तृत क्षेत्र हो, बड़ा क्षेत्र हो, एक ही दिशा में बहे वो और पूरे वर्ष बहती रहे, ऐसी पवनों को क्या कहेंगे हम? भूमंडलीय पवनें। ये पवनें एक उच्च वायुदाब कटिबंध से निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर नियमित रूप से चलती रहती है। मैंने आपको कटिबंध बताए थे कल, वायुदाब पेटियां। जैसे भूमध्य रेखा के पास में मैंने बताया कि भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, 30 डिग्री के पास में बताई मैंने उपोषण उच्च वायुदाब पेटी, 60 डिग्री के पास में बताई मैंने उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी और ध्रुवों के पास में मैंने बताई ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। अर्थात ये जो पेटियां थी, ये जो कटिबंध थे, इनमें या तो निम्न वायुदाब रहेगा या उच्च वायुदाब रहेगा। अब पवन किस ओर चलेगी? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। ये कटिबंध हमेशा बने रहते हैं। केवल मैंने इतना ही बताया था कि उत्तरी गोलार्ध में जो ये कटिबंध है या ये पेटियां हैं, शीत ऋतु में तो दक्षिण की ओर खिसकेंगी और ग्रीष्म ऋतु में उत्तर की ओर खिसकेंगी। इनके खिसकने का कोई ज्यादा क्षेत्र नहीं है, ये मात्र 5 डिग्री से 10 डिग्री तक ही खिसकती है। ऐसा नहीं है कि ये 20-40 डिग्री ऊपर खिसक गई, 20-40 डिग्री नीचे आ गई, ऐसे तो पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। लेकिन ये इतनी ही खिसकती हैं। और जो पवन किस प्रकार से क्यों बह रही है? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। और ये जो कटिबंध है वर्ष भर रहते हैं, बने रहते हैं, तो वर्ष भर पवन चलेगी और पवन चलेगी तो एक ही दिशा में चलेगी और जो क्षेत्र रहेगा वो बड़ा रहेगा, छोटा क्षेत्र रहेगा नहीं, यानी कि बड़ा क्षेत्र रहेगा। तो हम भूमंडलीय पवन किसको कहें? एक विस्तृत क्षेत्र में निश्चित दिशा में पूरे वर्ष बहने वाली पवन को क्या कहेंगे? भूमंडलीय पवनें कहेंगे।
ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। कौन सी पवने? भूमंडलीय पवने। कौन सी पवने? भूमंडलीय पवने 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? सन्मार्गी या व्यापारिक पवने पहली पवन है, या तो व्यापारिक पवन कह दो या इसको क्या कह दो, सन्मार्गी पवन कह दो। दूसरी पछुआ पवन और तीसरी ध्रुवीय पवन। यानी कि 3 पवने हैं, व्यापारिक पवन, पछुआ पवने और ध्रुवीय पवने। आओ देखते हैं हम इसके बारे में। सबसे पहले देखेंगे हम व्यापारिक पवनों के बारे में कि व्यापारिक पवन होती क्या है। एक चीज बता देता हूं मैं आपको कि भूगोल यदि पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, तो आप अभी वर्तमान में कौन सी किताब पढ़ रहे हो? भौतिक भूगोल। कौन सी पढ़ रहे हो? यदि आपने अपने दिमाग में इस भौतिक भूगोल को बिठा लिया तो आपको कोई चैलेंज नहीं कर सकता भूगोल में। इस भौतिक भूगोल के इर्द गिर्द पूरी भूगोल घूमेगी, मानव भूगोल घूमेगी, इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जल भूगोल, सारी जो भूगोल है वो इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। इसलिए आप इस भौतिक भूगोल को आराम से अपने दिमाग में बिठा लो कि ये चीज यहां होती है। आपने इस भौतिक पर्यावरण का अध्ययन कर लिया तो आप कभी भी मात नहीं खाओगे। पुराने, आपको पता है कि पुराने लोग मिट्टी को सूंघ कर ये बताते थे कि बरसात कब आएगी। उसको क्या मालूम था? मिट्टी को सूंघने से बरसात का मालूम हो जाएगा क्या? होगा, ठीक है। और वो लोग बता देते थे। जो आज रेगिस्तान के बारे में हमने पढ़ा था कि कौन सी स्थलाकृतियां अपरदन से होंगी, कौन सी स्थलाकृतियां निक्षेपण से होंगी, वे लोग उस समय जानते थे। जो मार्गों में चलते थे वे लोग मार्गों को किस तरीके से अपनाते थे, उन्हीं भू आकृतियों को देखते हुए मार्गों के ऊपर चलते थे। तो अर्थात उनको ज्ञान था भूगोल का, प्रकृति का ज्ञान था। तो इस भौतिक जो भूगोल है इसका आराम से शांति के साथ में दिमाग लगा के अध्ययन कीजिए। कभी भी आप अपने जीवन में मात नहीं खाओगे और भूगोल में तो कभी खाओगे। देखते हैं हम सन्मार्गी या व्यापारिक पवने। जैसा नाम है वैसा ही इसका काम है। व्यापारिक पवने अर्थात ये किसके काम में आएंगी? व्यापार करने के काम में, ठीक है। क्या है पहले मैं बताता हूं आपको। उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से भूमध्य रेखीय निम्न दाब कटिबंधों की ओर चलने वाली पवनों को सन्मार्गी पवने या व्यापारिक पवने कहते हैं। हमने भूमध्य रेखा के पास में कौन सी पेटी बताई थी? भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। यानी कि ये कैसी पेटी थी? भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। इसमें कैसा था दाब? निम्न। और इसके ऊपर कौन सी पेटी थी? उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। तो उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से, उच्च वायुदाब पेटी से पवने किस ओर चलेंगी? निम्न वायुदाब। अर्थात पवने इस तरीके से प्रभावित होंगी। अब नीचे वाले हिस्से में इस तरीके से प्रभावित होंगी। जो दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होंगी और उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर ये पवनें प्रवाहित होंगी। इन्हीं पवनों को क्या कहते हैं? व्यापारिक पवने या सन्मार्गी पवने कहते हैं। कोरियोलिस बल के अनुसार अपने पथ से विक्षेपित होकर उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व दिशा में, कौन सी दिशा में? उत्तर पूर्व दिशा में, तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व दिशा में ये चलती है, ठीक है। यानी कि उत्तर पूर्व में और दक्षिण
पूर्व में, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व में और उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व में ये पवनें चलती हैं। व्यापारिक पवनों को अंग्रेजी में ट्रेड विंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेड विंड्स कहते हैं। अर्थात जर्मन भाषा में ट्रेड का यदि अर्थ लगाएं तो वो होता है निश्चित मार्ग। तभी तो इनका नाम क्या है? सन्मार्गी, यानी कि एक ही मार्ग पर बहने वाली, ये निश्चित मार्ग है इनका। ठीक है भाई, अंग्रेजी में क्या कहा है इनको? ट्रेड विंड्स। ठीक है, और ट्रेड का जर्मन भाषा में अर्थ क्या होता है? निश्चित मार्ग, यानी कि निश्चित मार्ग के ऊपर बहने वाली पवन। कौन सी पवन कहलाएगी? व्यापारिक पवन। विषुवत तक पहुंचते पहुंचते ये जलवाष्प से संतृप्त हो जाती है और भूमध्य रेखा के ऊपर पूरे वर्ष भर ये वर्षा करती रहती है। जब ये चलती हैं तो जब ये भूमध्य रेखा के ऊपर पहुंचती हैं तो भूमध्य रेखा पर ये जलवाष्प से क्या हो जाती है? संतृप्त हो जाती हैं, भर जाती हैं पूरी की पूरी, और भूमध्य रेखा के ऊपर आकर ये क्या करती है? बरसात करती है। और ये बरसात पूरे वर्ष होती रहती है, यानी कि भूमध्य रेखा के ऊपर संवहनीय बरसात सर्वाधिक होती है। ठीक है, व्यापारिक पवने क्यों कहते हैं? ये जो व्यापारिक पवने हैं ये व्यापार के लिए लाभदायक है। कैसी है? व्यापार के लिए लाभदायक है। जो पुराने समय में व्यापार करते थे, ये जो व्यापारी थे इन पवनों की दिशा में चलते थे, जिससे जहाज आसानी से चलता था। क्या होता था? आसानी से चलता था, यानी कि जहाज को गति देने में ये सहायक होती थी। इसलिए इनका नाम क्या रख दिया? व्यापारिक पवने इनका नाम रख दिया। दूसरी आती है पछुआ पवने। कौन सी आती है? पछुआ पवने। उच्च वायुदाब कटिबंधों से उप ध्रुवीय निम्न दाब कटिबंधों की ओर प्रवाहित होने वाली पवनों को पछुआ पवनों के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो 30 डिग्री के आसपास था, 30 डिग्री से 60 डिग्री तक जो पवने उच्च वायुदाब यहां था और निम्न वायुदाब 60 डिग्री के आसपास था। अर्थात उच्च वायुदाब से किस ओर चल रही है? निम्न वायुदाब की ओर चल रही है। ठीक है, तो ऐसी पवनों को क्या कहेंगे? पछुआ पवने। दोनों गोलार्धों में इनका विस्तार 30 डिग्री अक्षांश से 60 डिग्री अक्षांश के मध्य होता है। दोनों गोलार्धों में होता है, ऐसा नहीं है कि एक गोलार्ध में होगा। दोनों गोलार्धों में इनका विस्तार होता है। कितना? 30 डिग्री से 60 डिग्री विस्तार होता है। अक्षांशों के मध्य चलेगी। 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य ये पवने चलती हैं, जिनको क्या नाम दिया गया है? पछुआ पवनों के नाम से जाना जाता है। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम। उत्तरी गोलार्ध में तो कौन सी होगी? दक्षिण पश्चिम, यानी कि इस तरीके से चलेंगी। और दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से होती है। जो दक्षिणी गोलार्ध होगा उसमें उत्तर पश्चिम होती है, यानी कि इस तरीके से चलेंगे। उत्तरी गोलार्ध में तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर ये पवने चलती हैं। अब जो पछुआ पवने और व्यापारिक पवने हैं, इन दोनों में अंतर यह है कि व्यापारिक पवने तो शांत स्वभाव से चलती हैं, लेकिन पछुआ पवने शांत स्वभाव से नहीं चलती। ये 40 डिग्री के पास में, कितनी पे? 40 डिग्री के पास में। और कौन से गोलार्ध में? दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में नहीं। दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री के पास में ये तीव्र गति से चलती हैं।
तो इनको गरजती चालीसा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? गरजती चालीसा के नाम पे। 50 डिग्री के पास में भी ये तीव्र गति से चलती हैं तो इसको 50 कहते हैं, और 60 डिग्री के पास में चलती हैं तो इसको चीखती 60 के नाम से जाना जाता है। अर्थात ये पवने शांत स्वभाव से ना चलकर तीव्र गति से चलती हैं, यानी कि इन पवनों के माध्यम से चक्रवात और प्रति चक्रवात की उत्पत्ति होती है। व्यापारिक पवनों की तरह ये पवने शांत और दिशा की दृष्टि से नियमित नहीं है। इस कटिबंध में प्राय चक्रवात तथा प्रति चक्रवात आते रहते हैं, और ये चक्रवात और प्रति चक्रवात दक्षिणी गोलार्ध में आएंगे, जो चीखती 60, 50 और गरजती 40 के रूप में होंगे। अब तीसरी जो पवन है वो है ध्रुवीय पवने। ये पवने ध्रुवीय उच्च वायुदाब कटिबंधों से जो उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध थे उनकी तरफ ये पवने चलती है। यानी कि जो ध्रुवीय क्षेत्र था, ध्रुवीय क्षेत्र में उच्च वायुदाब बना, और जो उप ध्रुवीय क्षेत्र था उनमें निम्न वायुदाब बन रहा था। तो ध्रुवीय क्षेत्र से उत्तरी गोलार्ध में तो ये उत्तरी पूर्व से प्रारंभ होंगी, यानी कि दक्षिण पश्चिम की ओर चलेंगी, और दक्षिणी गोलार्ध में ये पवने दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर चलेंगे। यानी कि ध्रुवीय जो उच्च वायुदाब क्षेत्र था वहां से ये उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती है। इसलिए इन ध्रुवों से चलने के कारण इन पवनों का नाम क्या रखा गया है? ध्रुवीय पवने रखा गया है। इनका विस्तार दोनों गोलार्धों में 60 डिग्री अक्षांश और ध्रुवों के मध्य पाया जाता है। यानी कि 60 डिग्री से ध्रुवों के मध्य में ये पवने चलती है। बर्फीले क्षेत्रों से आने के कारण ये पवने काफी ठंडी होती हैं। भाई ध्रुवीय क्षेत्र हमेशा जमे रहते हैं, और वहां से यदि कोई पवन चलेगी तो गर्म तो चलेगी नहीं। कैसी चलेगी? ठंडी चलेगी। ठीक है, इसलिए ये जो पवने होती हैं, कौन सी? ध्रुवीय पवने, ये काफी ठंडी होती हैं, बर्फीली पवने होती हैं। ये तो कैसी पवने थी? स्थायी पवने। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं हम सामयिक पवने, जो समय के अनुसार चलेंगी। सामयिक यानी कि समय के अनुसार, अस्थायी नहीं बोलेंगे इनको। सामयिक का मतलब होता है समय के अनुसार, किसी एक मौसम विशेष में। ठीक है, उन पवनों को सामयिक पवने कहते हैं। ये पवने जो ऋतु या मौसम के अनुसार, कोई समय है, कोई ऋतु है, कोई मौसम है, उसके अनुसार अपनी दिशा को बदल लेती है। उसके अनुसार अपनी दिशा को बदल लेंगे, वो ऐसी पवनों को सामयिक पवने कहेंगे। इन्हें सामयिक पवने कहते हैं। मानसूनी पवने इनका एक अच्छा उदाहरण है, जिसका अध्ययन आपने कर लिया है। मानसूनी पवनों का जो भारत, और या हम यूं कहें कि दक्षिणी पूर्वी एशियाई महाद्वीप में जो पवन चलती है, जो जलवायु पाई जाती है, उसी पवन चलने के कारण उस जलवायु का नाम पड़ा है मानसूनी जलवायु। तो मानसूनी पवने अपनी ऋतु और समय के अनुसार दिशा चेंज कर लेती है। 6 महीने एक दिशा में रहेगी और अगले 6 महीनों में एक दिशा में ये पवने रहती हैं। ऐसी पवनों को क्या कहते हैं? सामयिक पवने। अर्थात सामयिक पवने वे कहलाएंगी जो अपने ऋतु या मौसम के अनुसार अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती है। ऐसी पवनों को क्या कहेंगे? सामयिक पवने कहेंगे। तीसरी आती है स्थानीय पवने। देखिए नाम में ही इसको झलक रहा है, स्थानीय, कोई एक विशेष स्थान में चलने वाली पवने। कोई एक विशेष स्थान ही होगा जहां पर यह पवन चलती है। ऐसी पवनों को क्या कहेंगे? स्थानीय पवन। जैसे आपने नाम सुना होगा लू। हमारे राजस्थान में गर्मियों के समय में एक पवन चलती है जो काफी गर्म होती है, उसको हम
स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, लू चलते हैं, लू कहते हैं। ये लू राजस्थान के पश्चिमी भाग, हरियाणा के कुछ क्षेत्र, पंजाब का कुछ क्षेत्र और उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है यहां तक पहुंचती है, जिसको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, लू कहते हैं। और ये काफी गर्म होती है। ये पवनें भूतल के गर्म व ठंडे होने की भिन्नता से पैदा होती हैं। जो ये क्यों पैदा होंगी ये, या तो कोई इस जो क्षेत्र है वो या तो ज्यादा गर्म होगा या कोई क्षेत्र ज्यादा ठंडा होगा, तो ये पवनें उत्पन्न होंगी। अब स्थानीय जो पवनें हैं ये गर्म भी हो सकती हैं और ठंडी भी हो सकती हैं। यदि कोई क्षेत्र ठंडा है तो वहां से यदि पवन चल रही है तो वो ठंडी समीर कहलाएगी, और गर्म है तो वो गर्म समीर कहलाएगी। ठीक है। स्थानीय रूप से सीमित क्षेत्र को प्रभावित करती है स्थल समीर और समुद्र समीर, लू, फोन, चिनुक, मिस्ट्रल आदि ऐसी ही स्थानीय पवनें। एक तो हो गई समुद्री समीर, एक स्थलीय समीर, ठीक है, एक लू हो गई, लू के बाद में फोन है, चिनुक है, मिस्ट्रल है, ये पवनों के नाम है। जैसे राजस्थान में कह दिया लू तो गर्म पवन है, कहीं कह दिया फोन, चिनुक, मिस्ट्रल, ठीक है, समुद्री समीर है, जैसे ठंडी समीर है, स्थलीय समीर है, गर्म समीर है। समीर का मतलब हवा, पवन, ठीक है। तो इनका अलग अलग स्थानों के ऊपर अलग अलग नाम होता है, तो इनको हम कहेंगे स्थानीय पवन। मानसून पवनें आपको मैंने पहले करवा दी थी। हम देखते हैं अब स्थलीय समीर। क्या होती है स्थलीय समीर? नाम से ही प्रतीत हो रहा है ये पवनें रात के समय चलेंगी। भाई कब चलेंगी? रात के समय, यानी स्थल से समुद्र की ओर चलती है। नाम क्या है? स्थलीय समीर। अर्थात कहां से चलेंगी ये? स्थल से। किस ओर चलेंगी? समुद्र की ओर। उनको क्या कह देंगे हम? स्थलीय समीर। अब जो स्थल से समुद्र की ओर चलती है ये कब चलेंगी? रात को चलेगी। कारण है उसका रात को चलने का। ऐसे तो कह नहीं रखा कि भाई तू पवन तू रातन चाल जाए, दिन में नहीं चलेगी, दिन में मेरा सरोज, ये तो है नहीं। उसका कोई ना कोई कारण है। मान लीजिए हमारे यहां पर अरब सागर है, मुंबई यहां है मुंबई, ठीक है, यहां पर अरब सागर है। और ये हमारा स्थलीय भाग है, ठीक। अब देखिए ये जो स्थलीय भाग है ये दिन के समय क्या होगा? गर्म, ठीक है, सूर्य तप के कारण गर्म होगा तो यहां का वायुदाब क्या हो जाएगा? कम, दिन के समय। और ये जो जलीय भाग है यहां का वायुदाब क्या रहेगा? उच्च। क्यों? यहां पर भी तो सूर्य तप पड़ रहा है तो ये भी तो क्या होना चाहिए? गर्म। लेकिन जलीय भाग है और आपने सीखा है कि जलीय भाग धीरे गर्म होता है, धीरे ही ठंडा होता है, यह आपको ध्यान है। तो सूर्य तप पड़ रहा है तो जल्दी थोड़ी गर्म होगा, ये धीरे धीरे ही तो गर्म होगा। यानी कि पूरे दिन का तापमान लेगा तब जाकर शाम तक ये क्या होगा? गर्म होगा। तो दिन में तो ये क्या है? ठंडा है, इसलिए यहां उच्च वायुदाब बन गया। यदि यहां उच्च वायुदाब बन रहा है तो पवन किस ओर चलेगी? जल से स्थल की ओर, ठीक है। अब रात के समय में स्थल जल्दी तो ठंडा होता है, जल्दी ही गर्म होता है। शाम के बाद में सूर्य तप समाप्त हो गया तो स्थलीय भाग जल्दी ठंडा होना प्रारंभ कर देगा। लेकिन रात के समय ये जो सागरीय भाग है ये क्या होगा भाई? गर्म होगा। तो गर्म होगा तो यहां पर तो निम्न दाब बनेगा और यहां पर क्या बनेगा? उच्च दाब। तो रात के समय में पवन किस ओर चलेगी? स्थल से समुद्र की ओर, ठीक है। तो स्थल से समुद्र की ओर चल रही है तो उसको क्या कह देंगे हम?
स्थलीय समीर, ठीक है। और समुद्र से स्थल की ओर चल रही है तो उसको क्या कह देंगे हम? समुद्री समीर। तो स्थलीय समीर तो कब चलेगी? रात को। और समुद्रीय समीर कब चलेगी? दिन में। आ गई ये बात समझ में? ठीक है। ये पवने रात के समय ये हो ही गया। अब देखिए, जैसे ये स्थल था, हम बात किसकी कर रहे हैं? स्थलीय समीर की, ठीक है। ये स्थलीय भाग था और ये समुद्री भाग है, ठीक है। तो स्थल समीर कब चलेगी? रात के समय। यानी कि स्थल से आ रही है, ये किस ओर चल रही है? समुद्र की ओर। तो कौन सी समीर हो गई है? स्थल समीर। इसके बाद में ये समुद्री समीर देखते हैं। तो इनमें समुद्री समीर में मैंने आपको बता दिया कि दिन के समय समुद्र से किस ओर चलेंगी? ये स्थल की ओर। कारण वही हो जाएगा, दिन के समय में समुद्र का जो वायुदाब है वो क्या हो जाएगा? ज्यादा, और स्थल का वायुदाब क्या हो जाएगा? कम है। तो वायु किस ओर प्रवाहित होगी? जल से स्थल की ओर। तो उसको क्या कह देंगे? समुद्री समीर, ठीक है। ये जो समुद्री समीर होती हैं ये वो आर्द्र होती हैं। स्थलीय समीर आर्द्र नहीं होगी। आर्द्र क्यों नहीं होगी? भाई पवन चल रही है, यदि स्थल के ऊपर चल रही है तो उसको जल स्रोत नहीं प्राप्त होगा। आर्द्र कब होगी? जब उसको कोई ना कोई जलीय स्रोत प्राप्त हो। तो जलीय स्रोत प्राप्त नहीं होने के कारण स्थलीय समीर आर्द्र नहीं होंगी। लेकिन जो समुद्री समीर है, जो समुद्र के ऊपर से बहकर आ रही है, उसको तो जलीय स्रोत प्राप्त ज्यादा आर्द्रता लिए होती है। देखिए, अब समुद्र से किस ओर चल रही है? किस ओर चल रही है? स्थल की ओर। कब चल रही है ये? दिन के समय। कब चल रही है? दिन के समय। तो ये क्या कहलाएगी? समुद्री समीर। यानी समुद्र से किस ओर चल रही है? स्थल की ओर। और यदि स्थल से समुद्र की ओर चले तो उसको क्या कहेंगे? स्थलीय समीर। समझ में आया ये? तो इसको कहेंगे समुद्री समीर और स्थलीय क्या होती है? पवन होती है। तो पर्वतीय समीर किसको कहेंगे? रात के समय पर्वतीय ढालों की वायु पार्थिव विकिरण के कारण क्या हो जाती है? ठंडी, और बाहरी होकर घाटी के नीचे उतरने लगती है। कब भाई? रात को। रात को समय पार्थिव विकिरण होगा। भाई दिन के समय में यदि पार्थिव विकिरण होता है तो ऊपर का तापमान बढ़ा दिया जाता है, और रात के समय यदि पार्थिव विकिरण होता है तो क्या हो जाता है? तापमान सॉरी एक मिनट, पार्थिव विकिरण तापमान को वापस फेंकना, ठीक है। रात के समय यदि पार्थिव विकिरण होता है तो नीचे का तापमान क्या रहेगा? ज्यादा, ठीक है। तो ये ज्यादा रहेगा, तो तापमान यदि ज्यादा रहेगा तो वायु क्या हो जाएगी? हल्की, गर्म हो जाएगी और हल्की हो जाएगी। हल्की वायु क्या होगी? ऊपर चढ़ेगी। और जो घाटी के ऊपर जो वायु थी वो ठंडी है और भारी है। ठंडी और भारी होने के कारण वो क्या आएगी? नीचे आएगी, ठीक है। तो उस समीर को क्या कहेंगे? पर्वतीय समीर। जैसे ठीक है भाई, देखिए रात के समय यहां ठंडी समीर थी, ठीक है, भारी थी ये। तो भारी होने के कारण ये क्या आएगी? नीचे की ओर आएगी। कहां आएगी? नीचे की ओर। और रात के समय जो पार्थिव विकिरण हो रहा है उसकी वजह से जो गर्मी है वो क्या होगी? गर्मी होने के कारण हवा को क्या कर देगी? गर्म। और गर्म होने के कारण हवा क्या हो जाएगी? हल्की। तो हल्की हवा तो क्या होगी? ऊपर उठेगी, और भारी हवा नीचे आएगी। तो यहां पर जो हल्की हवा थी वो क्या हो रही है? ऊपर जा रही है।
ठीक है। और भारी हवा यानी कि ठंडी हवा कहाँ आ रही है? नीचे की ओर आ रही है। इसको क्या कहेंगे हम? पर्वतीय समीर। क्या कहेंगे? पर्वतीय समीर। इससे घाटी का तापमान सूर्योदय के कुछ पहले तक काफी कम हो जाता है, जिसे तापमान का व्युत्क्रमण कहते हैं। क्या कहेंगे? तापमान का व्युत्क्रमण। तापमान का व्युत्क्रमण में मैंने ये बताया कि ऊपर का तापमान तो ज्यादा और नीचे का तापमान कम होने के होता है यदि, तो उसको तापमान का क्या कहते हैं? व्युत्क्रमण। यही बात बताई थी। अब देखो, सूर्य उदय होता है सुबह, उससे पहले घाटी में कैसी स्थिति रहेगी? यहां नीचे की ओर, नीचे की ओर कैसी स्थिति रहेगी कि तापमान तो क्या रहेगा? कम, और ऊपर तापमान क्या रहेगा? ज्यादा। और होना क्या चाहिए? नीचे का तापमान तो ज्यादा होना चाहिए और ऊपर का तापमान कम होना चाहिए। यही तो बात बताई कि ऊंचाई के साथ में तापमान क्या होता है? कम। लेकिन यहां तो विपरीत स्थिति बन रही है कि नहीं बन रही? ठीक है। और विपरीत स्थिति बनती है तो उसको क्या कहते हैं? तापमान का व्युत्क्रमण। तो घाटी समीर तापमान के व्युत्क्रमण को दर्शाती है। ठीक है। सूर्योदय से कुछ पहले इसकी गति बहुत तेज हो जाती है और यह समीर क्या हो जाती है? शुष्क हो जाती है। ठीक है। इसके बाद में कल हम अध्ययन करेंगे चक्रवात के बारे में, यानी कि चक्रवात और प्रतिचक्रवात किस प्रकार से इनकी उत्पत्ति होगी, ये किस किस प्रकार से क्रिया करेंगे, ये हम कल के वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।